गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन क्लास 11। हम लोग लास्ट क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन देख रहे थे, ठीक ना? जो क्या था हमारा, PV इज इक्वल टू nRT था, ठीक ना? यहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R जो है गैस कांस्टेंट था और T टेम्परेचर, ठीक ना? और इसके बाद हमने जो एक और रिलेशन भी देखा था, वो क्या, PM इज इक्वल टू DRT। ये इक्वेशन भी देखा था। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, ठीक ना? ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है। PM इज इक्वल टू DRT, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, M क्या है, M है फॉर्मूला वेट, D क्या है, डेंसिटी, R जो है वो हमारा क्या है, वो फिर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन से क्या निकलता है वो हम देखते हैं। इस दोनों इक्वेशन से दो रिलेशन और आता है। वो क्या आता है? सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं, तो इसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक ना? क्या है कि मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन में टोटल कितने हैं? 5 टर्म। प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, R है, T, ठीक है, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर है। हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं सपोज कि ये प्रेशर, ये R गैस कांस्टेंट और T ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर, अगर ये तीनों चीज़ कांस्टेंट कर दें, ठीक है, हमने क्या बोला, ये प्रेशर इस RT को दोनों को कांस्टेंट कर दें, तो सिंपल सा बात है, क्या आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक ना? V क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर ये कांस्टेंट कर दिए तो, ठीक ना? हमने कांस्टेंट कर दिया, सपोज प्रेशर गैस कांस्टेंट R वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक ना? देन तब क्या होगा, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इट मीन्स व्हाट, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटा, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा ये भी घटेगा ना, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यदि ये बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या है, ठीक ना? इसका मतलब ये हुआ कि तब जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा वो होगा हमारा V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। सर ये क्या होता है, हमको कुछ समझ नहीं आया, ठीक ना? देखिए समझिए क्या होता है। हमने इस चीज़ को कांस्टेंट मान लिया, प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही हमारा, तो जब कांस्टेंट किया तो सीधा सा रिलेशन है, V और N के बीच में कैसा रिलेशन है, इक्वल टू है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक ना? अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब अगर ऐसा इक्वेशन हो, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ऐसा हो, ठीक ना, और हमारे पास दो सबस्टांस हो, मान लो दो सबस्टांस है, एक सबस्टांस एक है हमारा 1 और दूसरा सबस्टांस है हमारा 2, तो पहले सबस्टांस का वॉल्यूम और दूसरे सबस्टांस के वॉल्यूम का रेशियो जो है उसके पहले सबस्टांस के नंबर ऑफ मोल्स और दूसरे सबस्टांस के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, ठीक ना? मतलब इस सबस्टांस का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा, और तो होगा ही, प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में इस तीनों चीज़ को कांस्टेंट कर रखा है, ठीक ना? तो ये क्या, अगर ये दोनों हुआ और इसके पास भी वॉल्यूम होगा तो इसका दूसरा वॉल्यूम होगा, और N2, तब जो है सब दोनों सबस्टांस का यदि साथ में बोले कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, दो सबस्टांस दे दे और दोनों का साथ में बोले कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, या आइडियल गैस से रिलेटेड कोई भी बात पूछ दे कि दो सबस्टांस है, एक का वॉल्यूम इतना है, एक का नंबर ऑफ मोल्स इतना है, तो उसका रेशियो बताइए, ठीक ना? तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, ठीक ना? क्या होगा, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। इस इक्वेशन को याद रखेंगे।
तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, वो देख लेते हैं पहले। ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो ये तो समझा दिए। कैसे लिखेंगे? लेट अस कंसीडर substance 1 and substance 2 having constant temperature and pressure। ठीक ना? कोई दो सबस्टांस का एक मिक्सचर है, ठीक ना, जिसमें हमने क्या कर दिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। ठीक ना? इट मीन्स व्हाट, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के हिसाब से अगर ये तीनों कांस्टेंट है, सॉरी ये दोनों यदि कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक ना? इसका मतलब क्या है, V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देन क्या, ये साइन देना नहीं भूलिएगा। ठीक ना? अगर प्रूफ करने की बात हो तो इस साइन को लिखना नहीं भूलिएगा। ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये जो एरो दिख रहा है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि V1 बाय V2 वो हमेशा N1 बाय N2 के बराबर होगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, P इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब देखते हैं अगला, PM इज इक्वल टू DRT। उसमें भी हम वही कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, लेटेस्ट कंसीडर द वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ टू सबस्टांस आर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मतलब है ना बढ़ेगा ना घटेगा, इस कांस्टेंट का एक्चुअली यही मतलब होता है। ठीक है, और ये हो गया। तो हमारे पास एक फार्मूला है PM इज इक्वल टू DRT, ये एक फार्मूला है ना, ये एक फार्मूला है जो हम पिछले क्लास में कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक ना? तो हमने फिर बोला है कि P DRT, P और ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। ठीक ना? और जब ये यदि कांस्टेंट है तो सीधा सा बात है कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होगा ना, क्योंकि ये तीनों तो क्या है, कांस्टेंट है। R ऑलरेडी कांस्टेंट है और T और टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया है इस बात को लिखकर। ठीक ना? तो अब क्या होगा, अगर ये हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा M1 बाय M2 इज इक्वल टू D1 बाय D2, बस यही बात रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि टेम्परेचर, इसका मतलब सिंपल सा है कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो डेंसिटी के केस में जो ये होगा हमारा इनर्ट गैस इक्वेशन होगा या लोकल गैस इक्वेशन होगा, वो M1 बाय M2 इज इक्वल टू D1 बाय D2, वेयर M1 एंड M2 आर फॉर्मूला वेट। ठीक है, D1 D2 आर डेंसिटीज। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 गैस। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ O2 गैस एंड 1 टू द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O3 गैस एट NTP। ठीक है ना, तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है ना, O2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे। O2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है। ठीक ना, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है
ठीक है, मोल नंबर ऑफ मोल्स दिया 1 मोल ऑफ O2 गैस, ठीक है। तो फ्रॉम इनर्ट गैस या नोबल गैस दोनों लिख सकते हैं, इनर्ट गैस इक्वेशन, ठीक ना। अगर सिर्फ देखिए क्वेश्चन में आपको ये चीज़ कभी नहीं देगा कि प्रेशर कांस्टेंट है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, क्वेश्चन से समझना पड़ेगा, ठीक ना। वॉल्यूम और मोल का जिक्र किया है, सिर्फ वॉल्यूम और मोल का कंपैरिजन है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है तो सिंपल सा बात है, वॉल्यूम ऑफ O2 बाय वॉल्यूम ऑफ O3, यही लिखता था ना, V1 V2 दो सबस्टांस है, तो एक O2 सबस्टांस है और एक O3 है, तो V1 ये V2 ये इज इक्वल्स टू N1 बाय N2, ठीक ना। इसका मतलब VO2 बाय O3, V बाय VO3, ठीक ना। ये क्या होगा, ये किसके मोल के बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, ठीक ना। N1 हमारा क्या है O2 और N2 O3, ठीक है। जो कितना है हमारा 1/1, क्योंकि 1 मोल O2 गैस भी है और 1 मोल O3 गैस भी है, ठीक ना, दोनों सेम है तो 1 लिख दिए। इट मीन्स क्या कि V वॉल्यूम VO2 बाय VO3 इज इक्वल टू क्या 1/1, इट मीन्स 1:1। ये पूछ रहा था ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 एंड O3 गैस, वो क्या होगा हमारा 1:1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनता है, हम कुछ एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। हमें सिंपल सा फार्मूला लगाना है फिर, क्योंकि वॉल्यूम और मोल का जिक्र किया और किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। कांस्टेंट रहा होगा तो सिंपल से बात है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। V1 क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ O2, V2 क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ N2, वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के बराबर है ना। क्वेश्चन तो ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है 3/2, ये आ जाएगा हमारा 2/3। ये कैसे आया देखिए, 1 डिवाइड बाय 3/2, इसका मतलब ये है ना 3/2, ये 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे, ये आ जाएगा 2/3, ठीक ना। तो बॉल क्या हो जाएगा, रेशियो उसका क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैं फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक ना, आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। अगर किसी को PV = NRT के ये 4 रिलेशन को समझने में दिक्कत आया होगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम अगले क्लास में पहले उन्हीं चीज़ों को डील कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है कि जो हमारा मोलर मास होता है, वो एवरेज मोलर मास जो होता है वो गैस का वो 29 होता है। क्या होता है 29। एवरेज मोलर मास ऑफ गैस इज 29। इट मीन्स व्हाट कि अगर O2 हमारे पास गैस है, ठीक है, NO2 गैस है, CO गैस है, CO2 गैस है, हीलियम गैस है, अगर ये सारा गैस है तो इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास जो होगा, ठीक है, एवरेज मोलर, वो जो मोलर मास होगा इसका मॉलिक्यूलर मास का एवरेज होगा, ठीक ना, इसके मॉलिक्यूलर मास का एवरेज होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास मतलब O2 का जो सर लिख देते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, mm का मतलब मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे, ठीक ना, ऑफ O2 प्लस NO2 प्लस CO प्लस CO2 प्लस हीलियम, ठीक ना, इसका एवरेज
1 2 3 4 5 टोटल 5। तो ये अगर करेंगे तो ये हमेशा 29 ही आएगा। तो या तो सॉरी 29 के आसपास आएगा, 29 के इर्द गिर्द में आएगा, तो हम लोग उसको 29 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो टर्म है वो है परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्या है? परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्या होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ? देखते हैं, एक झलक हम लोग 9th में भी देखे थे। परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है? परसेंटेज जीटीए, परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है? देखो बाबू, परसेंटेज स्ट्रेंथ में 3 बातें आती है। ठीक है। परसेंटेज बाय वेट, ये क्या होता है? और परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वेट। ये दूसरा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होता है? परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। इसका क्या होता है? परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ की बात करें, एक और स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक ना। तो ये 3 बातों को पढ़ना है परसेंटेज स्ट्रेंथ में। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, 1 बाय 1 हम क्लियर कराते हैं क्या होता है। जैसे अब हम इसको पढ़ते हैं, पहले क्या होता है। बस परसेंटेज स्ट्रेंथ 3 हम लोग को 11th में पढ़ना है। वैसे टोटल 6 या 7 है शायद। ठीक ना, जो आपको आगे भी पढ़ना है कुछ ग्रेजुएशन वगैरह में। तो क्या है, क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन सही समझते हैं। अगर हमारे पास 30% लिखा हुआ, ठीक है, 30% लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 30% वेट बाय वेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो ये 30 है, ये हमारा सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। और ये जो परसेंटेज है, ये हमारा सॉल्यूशन है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये होता है। अब इस कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है, ये परसेंटेज स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का दिया हुआ है 30% वेट बाय वेट किसी का भी, किसी भी सॉल्यूशन का। यहाँ पे मान लेते हैं ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl, ठीक ना, NaCl सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का ये स्ट्रेंथ हमको दिया है और पूछ देगा कि इसका सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, इस सॉल्यूशन कितना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अगर सॉल्यूट फाइंड करना है, ठीक ना, अगर सॉल्यूट फाइंड करना है तो सॉल्यूट हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही दिख रहा है, क्या है? 30। ठीक है। सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन क्या होता है? परसेंट, और परसेंट का मतलब 100। ठीक ना। अब कोई बच्चा ये समझ रहा होगा कि परसेंट का बात कर रहे हैं सर, परसेंट मतलब अगर 1% लिखते हैं तो 1/100 लिखते हैं, तो आप 100 क्यों बता रहे हैं? परसेंट का मतलब 100 ही है। ठीक ना। 1% लिख दिए तो 1/100, 2% 2/100, लेकिन परसेंट का इकलौता मीनिंग है 100। ठीक ना। उसके बाद सॉल्यूशन ये हो गया, तो अब यहाँ से सॉल्वेंट निकलेगा। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट क्या होगा? अगर सॉल्वेंट हमको निकालना होगा तो ये सॉल्वेंट इधर माइनस हो जाएगा। ठीक ना। सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट होगा ना, ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 30। ठीक है, ये हो गया। तो ये न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल आसान होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। हाँ, अगर इसका इस्तेमाल कंसंट्रेशन में होगा, आगे तब टॉपिक है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में हो गया, यही परसेंटेज स्ट्रेंथ थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। लेकिन अभी इतना चीज़ क्लियर रखे, वहाँ पे आएंगे तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, बेशक क्लियर होंगी। ठीक ना। अभी हम परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट जानेंगे क्या होता है। ठीक ना। इससे एक न्यूमेरिकल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन है 18% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन। हम सिंपल सा मतलब जानते हैं क्या, ये जो 18 रिप्रेजेंट कर रहा है ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये परसेंटेज सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो चीज़ तो मिल गया। सॉल्यूट हमारा कितना? 18, सॉल्यूशन हमारा 100,
बिकॉज परसेंट, ठीक ना। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गया, सॉल्यूट और सॉल्यूशन मिल गया तो सॉल्वेंट भी निकालने में आसानी होगी। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना हमारा 100, ये सॉल्यूट कितना है 80, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि वेट पर वेट परसेंट क्या होता है। आगे देखते हैं। अब है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम में हमें 4 चीज़ निकालना होगा। ठीक है, इस प्रकार परसेंटेज बाय वेट में 3 चीज़ निकालना होता था, सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन। इसमें 3 चीज़ निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन 4 चीज़ों के बारे में जिक्र होगी। इससे पहले वाले में क्या 3 चीज़ के बारे में हम जाने थे, 3 चीज़ ही जानना था। अब इस चूँकि वॉल्यूम ऐड हो गया तो हम वॉल्यूम भी जानेंगे। अगर वॉल्यूम दिया हो, सॉरी ये तीनों दिया हो तो ये निकालना होगा। अगर ये तीनों दिया हो तो ये निकालना होगा। मतलब यदि ये तीनों दिया हो तो ये निकालना होगा, ये तीनों दिया हो तो ये निकालना होगा। अगर ये और ये दिया हो ये निकालना होगा। इस प्रकार का कोई 3 कंपोनेंट दिया होगा, चौथा आपको निकालना होगा। ठीक ना। या फिर कभी कभी डेंसिटी भी दे सकता है। डेंसिटी दे दिया तो 2 ही कंपोनेंट दिया होगा और 2 कंपोनेंट आपको निकालना होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे भी। ठीक है, तो समझते हैं इसको। डिटरमाइन द वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेट हमको फाइंड आउट करना है। जब ग्लूकोज का जब इतना परसेंट सॉल्यूशन है वेट पर वॉल्यूम। तो सबसे पहले जो ये टर्म दिया हो ना स्ट्रेंथ में, सबसे पहले उसको लिखिए, सब सॉल्यूशन आसान होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाना आसान होगा। 18% वेट बाय वॉल्यूम, ये कह रहा है ना। इट मीन्स क्या, अगर हम इसको ऐसे लिखें 18/100 वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या, ये हमारा क्या है वेट है और किसका वेट सॉल्यूट, और ये क्या है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें जो है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 18। ठीक है, ये चीज़ हमको मिल गया। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिख रहा है 100। ठीक है, ठीक है, इतना चीज़ निकल गया। इसके बाद हमको डेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 इंटू इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, मास किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 ग्राम क्या हो जाएगा मास किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, इट मीन्स क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 120 ग्राम। अब हमारे पास 3 चीज़ निकल चुका है, वेट निकल चुका है, वॉल्यूम निकल चुका है, मास निकल चुका है। क्या सॉल्वेंट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन क्या है हमारा 120 और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा 18 माइनस 18, तो ये हो जाएगा हमारा 102। ठीक है, ऐसे बनता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट स्ट्रेंथ। वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये क्या होगा,
ये जो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता है, ठीक है। इसमें भी 3 चीज़ निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और तीसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, यूनिट तीनों का सेम होना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए होता क्या है, हमने 3 चीज़ देख लिया, क्या क्या, पहले वेट बाय वेट परसेंटेज में हमें 3 चीज़ निकालना होता था, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें भी क्या है, वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड नंबर में स्टेन देखे थे उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा निकालना था, वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीनों के कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। इससे भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम क्या कैसे बनता है, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, अगर ये 20% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट मीन्स क्या, 20 बाय 100 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये ऊपर में जो होता है वो हमेशा सॉल्यूट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, 20, ठीक है ना। ये क्या होता है, सॉल्यूट, और ये क्या होता है, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्यूशन भी आ गया, तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा 100 माइनस 20, दैट्स इक्वल टू 80 ml, ठीक है। परसेंटेज स्ट्रेंथ और वी इज इक्वल टू एनआरटी का सारा केस देख लिए हम आज, ठीक है। नई क्लास में हम नई चीज़ को पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल हम आज अपलोड कर देंगे।